हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइप टू लर्न। और आज इस वीडियो में बहुत डिमांडिंग टॉपिक या उनके डिमांडिंग क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो है DSSS का पीजीटी होम साइंस का 2018 का पेपर। और बड़ी मुश्किलों से अरेंज हुआ है बट हो गया जैसे भी हुआ है। तो इसमें कुछ मार्क्स हैं, उन्हें इग्नोर करते हुए पेपर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 2015 का पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है, तो आप उसे देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट मिलेगा उससे। और इस पेपर में भी जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना, उनमें अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मिल्क टू विच सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एडेड टू डेवलप द डिजायर्ड फ्लेवर इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा मिल्क है जिसमें कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए जाते हैं फ्लेवर को ऐड करने के लिए, तो वो आपका है कल्चर्ड मिल्क। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क हैं बट वो गलत है। मैं जो आपको आंसर बता रही हूँ वो सही है, तो आपको ध्यान में रखते हुए चलेगा। कल्चर्ड मिल्क क्यों है कल्चर? देखिए लाइव मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, एक क्वेश्चन पेपर में था। तो जब उसमें लाइव कल्चर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए जाते हैं इसीलिए उसे कल्चर्ड मिल्क बोला जाता है। अब बात दूसरा क्वेश्चन है, whooping cough has an incubation period of 10 days and is caused by, किसके द्वारा? तो ये है हमारा बॉर्डेटेला परट्यूसिस के वजह से ये होता है whooping cough। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103, दैट इज unripe fruits gives astringent smell because they contain tannins। ठीक है, तो टेनिन होता है उनमें, उसी की वजह से उसमें कच्चे जो फल होते हैं उनमें एक तो उसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है और उसकी जो स्मेल है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। नाउ प्रोलीन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, या इट इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड पीपल इज रेफर्ड टू एज। तो पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो क्या है वो है आपका जीरियाट्रिक्स। तो मेडिकल केयर ऑफ ओल्ड पीपल इज नॉन एज जीरियाट्रिक्स। नाउ 106 क्वेश्चन, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इन इन्फेंट्स derived फ्रॉम मैटरनल एंटीबॉडीज लास्ट ओनली फॉर डैश मंथ। तो ये आपका आंसर होगा 3 to 6 मंथ। तो मैटरनल, देखिए पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होगी? जो दूसरे में से आ रही है, मतलब जैसे माँ जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आई है वो बेबी में, तो उस टाइम पे वो कितने, जब वो बॉर्न हो जाएगा तो 3 to 6 मंथ तक वो इम्यूनिटी चलती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, डैश स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस टू चिल्ड्रन। तो वो आपकी है ICTS, इंटीग्रेटेड सर्विसेज है। इसमें आपकी 6 टोटल सर्विसेज हैं। उसमें आपका एक तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी है, और उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी है, हेल्थ चेकअप्स हैं, और उसमें साथ में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का भी है। तो इस तरह से 6 पूरी वो है, और मैं उस पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नाउ एनॉक्सिया इज, एनॉक्सिया क्या है? एनॉक्सिया इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। पहले भी देखो इसमें कई सारे 2015 के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आपका पेपर सॉल्व करने का फायदा ये होगा कि अगर आप इसको सॉल्व करके जाओगे या फिर उसे पढ़ के अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी सुन के उसका मतलब अच्छे से खुद से भी करोगे एक्सप्लेनेशन उसकी तैयार, तो आपका ये चांसेस है कि उनके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस बन सकता है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो एनॉक्सिया क्या है? इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो एनॉक्सिया होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन phonemes are combined and put together to form words are called morphemes, where phonemes are sounds which make language। तो पहले भी मैंने आपको बताया था phonemes क्या है? एक छोटी यूनिट है, और phonemes जो कि साउंड मतलब जिससे कि लैंग्वेज बनती है, छोटी यूनिट साउंड की। और जब ये मिल जाती है तो क्या बनाती है? मॉर्फेम्स। ठीक है, मॉर्फेम्स क्या होते हैं? जो कि मीनिंग देती है, लैंग्वेज बनाती है, वो है मॉर्फेम्स। फिर है, the skills and behavior patterns expected to a particular age is known as, it is developmental। यानी कि एक एज के साथ ये स्किल इस बच्चे में डेवलप हो जाए तो वो क्या है? डेवलपमेंटल स्किल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डोरी प्रोविजन एक्ट ऑफ डैश वाज एन एफर्ट एट गवर्नमेंट लेवल टू इरिगेट द एबल। तो ये हुआ था आपका 19
61 में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। Now, move to the next question. The term adolescence comes from Latin verb adolescere, which means to grow to maturity. इसका आंसर D है. Now, the next question. Dash are the desires to achieve at any given point. तो क्या है, गोल्स हैं। गोल्स को पाने के लिए आप प्रयास करते हो, और यही मतलब इच्छा है ना जिन्हें आप पाने की कोशिश करते हो, तो गोल्स कहते हैं। फिर एबिलिटी एंड स्किल्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। तो कौन से रिसोर्सेज हैं, ये पर्सनल है। जो आपकी एबिलिटी और स्किल है वो आपका पर्सनल रिसोर्स है। कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कम्युनिको। तो ये फिर से रिपीट हुआ है 2015 का। ये अब तक के बहुत सारे जितने भी थे क्वेश्चन, वो सारे 2015 के थे, मतलब इसमें भी आए हैं और 2015 में भी थे, तो कॉमन वर्ड है ये। ग्रीक, आप याद रखें कि कम्युनिको जो है ग्रीक वर्ड है, और कम्युनिकेयर या कम्युनिकेयर की बात होगी तो वो लैटिन वर्ड होगा। फिर है स्ट्रेस डैश। स्ट्रेस इज डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन, इट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, ये भी रिपीटेड है। नाउ dash aid is instruction or communicating device in which message can be seen but not heard. It is visual, ये भी repeated है। Now the next question is uh, that is an unfocused interaction is usually all set by eye contact. अगर eye contact नहीं है तो वो unfocused interaction है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, कहीं और फोकस है उसका। Bits can be easily made with inexpensive available material. पेपर से आप बना सकते हो, inexpensive है। Now 120 lecture demonstration method can be said to achieve concrete to abstract. concrete मतलब जो या आप लिविंग या फिर कोई जो एग्जिस्ट कर रही है चीज आपके सामने दिखाई दे रही है, उससे कंक्रीट वाली चीज से एग्जांपल देके उसे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जा सकते हैं। Then 121 study which accurately portray the characteristic of a particular situation or groups or individuals are, it is descriptive. वो क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है क्वालिटीज को, तो वो है डिस्क्रिप्टिव। Now, the number of families and members of each family, male or female ratio in village, is an example of real universe. Now, the next question is 123. Research proceeds from specific to general is inductive. तो inductive क्या होता है आपका, ब्रॉड जनरलाइजेशन बनाई जाती है किस पे, स्पेसिफिक। पहले स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की जाती है और उसके बेसिस पे ब्रॉड जनरलाइजेशन बनाई जाती है। Now, result of 30 items out of 60 is dash statistics. तो ये आपका है inferential. Inferential क्यों है, क्योंकि जो inferential statistics है वो inference पे काम करती है, यानी कि सैंपल ले लिया और फिर थोड़ा सा सैंपल ले लिया पॉपुलेशन से और फिर पूरे पॉपुलेशन पे उसे जनरलाइज कर देती है, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लुएंशियल है। नाउ 125th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें यहाँ पे स्टडीज मतलब रिसर्च दी है और यहाँ पे इससे रिलेटेड रिसर्चेस हैं। देखो क्रैनफील्ड स्टडीज, ये स्टडी हुई हुई है पास में, और ये लॉज जो बने ये किस रिसर्च के बेस पे है, चेन प्रोसीजर कौन सा है और साइंटिफिक मेथड का स्पाइनल कौन सा है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका जो है क्रैनफील्ड स्टडीज से, क्रैनफील्ड स्टडी जो आपका एग्जांपल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जांपल है। फिर आपका जो अप्लाइड रिसर्च है ये चेन प्रोसीजर है। इंडक्टिव रिसर्च आपका साइंटिफिक रिसर्च है। और फंडामेंटल आपका है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये प्योर रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च से दिए गए, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 1A। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ रिस्पॉन्स इनटू अ सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड दिस कोडिंग, ठीक है। पहले अगर कोई आपका रिस्पॉन्स है उसे नंबर्स में या फिर उसे लेटर्स में जैसे भी कोड करना है, दैट इज कोडिंग। क्रिटिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका assertion और रीजन। तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ a research report is valuable for researcher, yeah it is correct. Then through a critical analysis the researcher gain some insight into the nature of a researcher problem, method used and conclusion drawn, yeah it is correct। तो both यहाँ पर true है, ठीक है। Now the next question, glycoproteins are group of biochemically important compounds with a variable composition of
कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 1 to 80 बन रहा है। ये मैंने गूगल पे सर्च किया था तब वहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, वैसे ये देखो हर जगह वेरी वेरी करेगा, बट ये गूगल पे जब मैंने सर्च किया, वैसे बुक में तो कहीं पे ये मिला नहीं, बट यहाँ गूगल पे ये 1 to 80% था। और अगर इसमें कुछ चेंज होगा मैं और भी ध्यान में रखूंगी, तो मैं कमेंट पिन कर दूंगी इसका। ठीक है, then 129 mucopolysaccharides are found in combination with dash to form proteoglycans। तो प्रोटियोग्लाइकन्स की बात हो रही है, मीन्स यहाँ पर प्रोटीन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग बी करेक्ट है। देन न्यूक्लिक एसिड्स आर द डैश ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आपके पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। देन 131 Sarga's rule of molar equivalence between the purines and pyrimidines in DNA structure। तो इसके अकॉर्डिंग आपका है सी करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें इक्वल यूनिट आपकी होती है थाइमिन और एडेनाइन की, एडेनाइन और थाइमिन की, और इक्वल यूनिट इक्वली आपका ग्वानिन और साइटोसाइन होता है। ठीक है, तो ये जो चार ग्राफ का वैसे रूल है, ये कहता है कि यहाँ पे इक्वलिटी रहेगी आपके एडेनाइन और थाइमिन के बेस, थाइमिन में और आप पेयर में, मतलब जो बेस बनता है वो बनता है एडेनाइन और थाइमिन के पेयर का, और फिर आपका ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, देन है आपका द प्रिजर्वेटिव दैट एडेड टू कलर्ड फ्रूट स्पेशल सोडियम बेंजोएट। ये आपका मोस्ट कॉमन है जो कि, और ये मैंने कहाँ से लिया है, वो लिया है मैंने FAO की वेबसाइट से। ठीक है, तो ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर जो ऑप्शन है कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट इतना कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पे पोटेशियम होता तो कंफ्यूजन हो सकता था, बट ये हमारा है सोडियम। वैसे सोडियम बेंजोएट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन 133 which of the following foods are rich in vitamin A? It is carrot। कैरेट में क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है जो कि प्रिकर्सर का काम करता है विटामिन ए के। ठीक है, नाउ diseases like Parkinson's disease, Alzheimer's disease and cancer that occur during old age may be related to low intake of carbohydrate, high intake of carbohydrate, low intake of antioxidant and high intake of antioxidants। तो ये है आपका लो इनटेक। क्यों? क्योंकि जो ये सारी डिसीजेज हैं, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में डाइटरी इनटेक अच्छा होता रहे उसका, तो ये सब डिसीजेस प्रिवेंट की जा सकती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से, उनका रिस्क कम किया जा सकता है। अब है 135 डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व ड्यू टू हाई प्रेशर, इट इज योर डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया में आपकी ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होती है। ठीक है, हाइपोमिया ये कोई ऐसी आपको कंडीशन मिलेगी नहीं देखने को ह्यूमंस में। ठीक है, ग्लूकोमा आपकी डायबिटीज वाले पेशेंट में हो जाती है कंडीशन, और डिस्कोजिया आपकी जो है टेस्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है। देन आपका है 136 हाइपरटेंशन इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ। तो ये आपका है क्रॉनिक हार्ट डिसीज। ठीक है, देन है आपका एन अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल रिजल्ट्स इन म्यूटेशन। तो जब आपका जो मतलब जैसे जो क्या कहते हैं, जो जीन होता है, ठीक है, जीन जेनेटिक मटेरियल में आपका अल्टरेशन हो जाए, या फिर आप कहें कि डीएनए स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए, या फिर जो जब डीएनए कॉपी होता है उस टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाती है, तब ये म्यूटेशन रिजल्ट, मतलब तब ये म्यूटेशन होती है। देन है आपका सार्कोपैनिक ओबेसिटी लेस विजिबल लॉस ऑफ लीन मसल मास। तो ये कौन सी एज ग्रुप में आएगी? तो आपका ओबेस ओल्डर पर्सन। तो ये देखो सार्कोपीनिया अलग होता है, सार्कोपेनिक ओबेसिटी, मतलब उससे सार्कोपीनिया सार्कोपेनिक ओबेसिटी, सार्कोपीनिया के साथ ओबेसिटी हो तो ये आपका सार्कोपेनिक ओबेसिटी हो जाएगा। तो सार्कोपेनिक ओबेसिटी वैसे होता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन
लोगों को ज़्यादा होता है, तो उनमें क्या, और कुछ जो कि डायबिटिक पेशेंट हो और वेट लॉस करे उन लोगों में। तो सार्कोपेनिया क्या होता है, जो सार्कोपेनिया में एजिंग से रिलेटेड है वैसे तो वो, और एजिंग से रिलेटेड है और उसमें मसल मास आपका मतलब जो स्केलेटल मास है वो भी कम होता जाता है, मतलब एक लीन बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन आपका है फैब्रिक विद लो डेंसिटी, इट इज हैव लेस वेट, मतलब जो फैब्रिक लो डेंसिटी है, तो लो डेंस मतलब डेंस मतलब घनत्व कम है उनका, तो उनमें वेट भी कम होता है। देन 140 द फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन इंक्लूड इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, पॉपुलेशन, इनकम, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन। क्यों? इन्फ्लेशन और रिसेशन मतलब इन्फ्लेशन आपका आपका जो है महंगाई और फिर उसमें कमी होना, पॉपुलेशन भी, और आपका इनकम भी, इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी है इसका एक जो कारण है, ओकेशन भी है जो कि फैशन को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ एज, इनकम, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फैशन को। फिर आप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड आर बेस्ड ऑन स्पॉइलेज कॉज्ड बाय थर्मोफिलिक और बैक्टीरिया एंड मेसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर है आपका फूड स्पॉइलेज लीड्स टू लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ फूड। तो इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका ये ओनली टू क्यों सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि टाइप जो है वो किसके बेस पे, सिर्फ थर्मोफिलिक और मीसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेस पे होगा स्पॉइलेज का टाइप बता रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पूरा अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वो स्पॉइलेज के टाइप ही अलग हो जाते हैं। जैसे आपका फिजिकल हजार्ड, फिजिकल स्पॉइलेज हो गया, केमिकल स्पॉइलेज हो गई, ये सब ठीक है। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ स्पेस फूड इंक्लूड्स। तो अगर बिल्कुल करेक्ट करेक्ट जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से बात करी जाए, तो उस हिसाब से तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, बट ये भी कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, जो इंडियन स्पेस स्टेशन, ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। इंडियन स्पेस स्टेशन है, उसमें जो फूड दिया जाता है उसका 50% कैलोरी कहाँ से आती है, उसमें 50% कैलोरी आती है कार्बोहाइड्रेट से, 70% आती है आपका प्रोटीन से, और उसमें आती है 31% फ्रॉम फैट। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर है आपका 143 दैट इज FFQ या फिर फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेरा इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन स्टडीज टू असेस द डाइट एंड इट्स रिलेशन टू क्रॉनिक डिजीज। इट इज एपिडेमियोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि जो आपका जो ये फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेरा है, ये आपका मोस्ट कॉमनली कैसा मेथड है, ये रेट्रोस्पेक्टिव मेथड है, और ये न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी में यूज होता है और एक रिसर्च का अच्छा टूल है, जैसे कि आपका आपके जो डाइटरी इंटेक है उसमें और डिसीज के जो रिस्क है उसमें आपका रिलेशन बताने में मतलब कारगर है, या फिर कहेंगे कि यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, FFQ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है theories that explain health behavior change by focusing on the individual is your health belief मॉडल। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है ये वैसे तो उसमें नर्सिंग में पढ़ाया जाता है, नर्सिंग का टॉपिक है वैसे तो ये, बट हमारे लिए भी काम का है अगर हम पब्लिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं देन। तो ये क्या है, ये आपका एक्सप्लेन करता है और प्रिडिक्ट करता है कि जो हेल्थ बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं उसको, और इसका जो मेन जो यूज है वो है डिसीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन में। ठीक है, हेल्थ बिलीफ मॉडल का। देन हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन साइकिल। तो इसका मुझे आंसर कहीं मिला नहीं, ना ये मुझे कॉन्सेप्ट मिला है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट में जरूर पिन कर दूंगी। ठीक है, गलत आंसर बताने से कोई फायदा नहीं है। देन 146 पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इज अ means of nutritional support in which the parenteral solution is administered directly into peripheral vein। ठीक है, तो वेन के थ्रू आपका ये जो पेरेंट्रल टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है दिया जाता है। 147 है
असर्शन और रीजन, तो असर्शन कह रहा है अ क्वेश्चन चाइल्ड शोज एडिमा of the lower limbs. Yeah, it is correct. Then reason है the kidney are not able to excrete sodium, thus causing water retention. तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा आंसर तो होगा करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्यों है आर फॉल्स? क्योंकि जो क्वार्शियोरकर है, क्वार्शियोरकर क्या है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, और जब बॉडी में प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होता है तो प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन सॉल्ट को और वाटर को बाइंड करके, मतलब वो क्या करके रखता है, हाँ, एक तरह से होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो उसमें ब्लड वेसल्स में तो वो लीक नहीं करता टिश्यू में। फिर जब प्रोटीन बेसिक प्रोटीन मेनली एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है इसमें क्वार्शोल्कर में, तो जब एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो वो नहीं कर पाता उसे होल्ड, और वो लीक हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू उसमें टिश्यूज में, जिससे कि वहाँ पे वाटर रिटेंशन हो जाता है आपके टिश्यूज में, और बॉडी में फिर स्वेलिंग आ जाती है। तो यही कारण है, ये नहीं है कि किडनी काम नहीं करती है, ठीक है। 148 है आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू सेपरेट मैक्रोमोलेक्यूल्स बेस्ड ऑन द साइज, द टेक्निक अप्लाइज अ नेगेटिव चार्ज सो प्रोटीन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। या इट इज करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जैसे डीएनए आरएनए, ये मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस पे अप्लाई कर दिया जाता है। फिर जो इस बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज होता है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आपका मैं अभी लिख देती हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पे तो नेगेटिव चार्ज है, फिर जो जेल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके उससे वो पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और फिर वो इसी तरह से वो सेपरेट कर लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ एड्स। तो एड्स का आपका करेक्ट फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। देन है गॉलस्टोन्स आर कॉज्ड ड्यू टू, गॉलस्टोन्स मतलब जो गॉल ब्लैडर में होने वाले स्टोन्स या पथरी इसको बोलते हैं। जीन्स, पुअर डाइट प्रैक्टिसेस, प्रॉब्लम विद गॉल ब्लैडर, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव आर द कॉजेज ऑफ गॉल स्टोन्स। जीन्स की वजह से, प्रोटीन पुअर डाइट की वजह से, और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होने की वजह से ये कॉज हो सकता है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। आगे मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँगी पूरा 2018 का पेपर। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में हमारा एक पेड एमसीक्यू बुक है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में मैं नीचे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग अब तक जो वीडियो नहीं देखी है उन्हें भी अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।